हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, then the peak voltage of the source, and then the RMS current through the bulb। तो वट एवर रेटिंग इज़ गिवन टू अस वो वर्चुअल वैल्यू या फिर हमारी RMS वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये सिचुएशन गिवन है और हमें निकालना है सबसे पहले रेजिस्टेंस। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर मेरे को पार दे रखा है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, E RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और अगर मुझे R का वैल्यू चाहिए तो आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड E RMS square by par। तो E RMS is 220 and my par is 100 watt। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 484 ओम, लाइक दैट। देन सेकंड में हमसे पूछा है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज हमें पता है, अगर मैं पीक वोल्टेज निकालूंगी तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट E RMS टाइम्स √2, राइट। इस तरह से हम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे E RMS का वैल्यू डालूँ 220 एंड √2 इज़ नथिंग बट वॉट 1.414, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ 311 वोल्ट के अराउंड। देन वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द RMS करंट थ्रू द बल्ब। तो आपको दो तरीके हैं निकालने के, आप पार को भी यूज़ करके निकाल सकते हो, या फिर आपको E RMS तो दे ही रखा है और आपको अगर I RMS चाहिए तो I RMS इज सिंपली नथिंग बट वॉट E RMS डिवाइडेड बाय R। तो E RMS इज़ 220 एंड R इज़ हाउ मच 484। तो इफ़ यू कैलकुलेट इट तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड 0.45 एम्पियर, लाइक दैट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। ओके, वट एवर इज़ गिवन टू अस हम उसको लिख लेते हैं वन बाय वन। इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो अगैन जो रेटिंग हमें दे रखी है दैट इज़ नथिंग बट द RMS वैल्यू। Find the inductive reactance and RMS current in the circuit। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ XL इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, विच इज़ 2πf इंटू एल। ओके, ये फॉर्मूला होता है। एंड RMS करंट इन द सर्किट, RMS करंट भी निकालना है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज़ फ्रीक्वेंसी न्यू लिख लो या फिर आप F लिख लो, विच इज़ 50 हर्ट्ज़। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे XL निकाल सकती हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, विच इज़ 2π। ओके, देन फ्रीक्वेंसी इज़ 50, then L is 25 millihenry, which can be written as 25 into 10 to the power minus 3। तो if you just calculate it तो आपको मिलेगा it is around 7.85 ohm, लाइक दैट। तो एक्सेल का वैल्यू आ जाएगा। फिर व्हाट एल्स वाज आस्क्ड, RMS करंट भी पूछा गया है। तो E RMS हमें पता है और अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता है। तो E RMS को जब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो E RMS इज सिंपली 220 एंड XL इज 7.85। तो इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट इट तो RMS वैल्यू ऑफ करंट हमें मिल जाएगा अराउंड 28 एम्पियर, लाइक दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। तो जो भी हमारी RMS वैल्यू है वोल्टेज की, दैट इज़ 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ सोर्स। ओके, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। RMS भी निकालना है और पीक भी निकालना है इन द सर्किट। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। ओके, तो हाउ विल वी डू इट। सबसे पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो XC अगर मैं याद दिलाऊँ तो इट इज़ सिंपली 1/ωc या फिर 1/2πf इंटू C। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 2 और पाई का वैल्यू इज़ 3.14 और फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट 50 और फिर C जो है दैट इज़ 15 माइक्रोफेरेड, मतलब कि 15 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। और अगर आप इसको पूरा
कैलकुलेट करें, इफ़ यू कैलकुलेट इट तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड 212 ओम। तो जस्ट कैलकुलेट इट एंड चेक, आंसर ये आने वाला है। उसके बाद बोला गया था कि आरएमएस और पीक वैल्यू दोनों निकालना है। तो अगर मैं आरएमएस पहले निकाल लेती हूँ तो आई आर एम एस इज़ ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो ई आर एम एस इज़ 220 एंड एक्स सी इज़ माई 212। तो आई आर एम एस विल बी अराउंड 1.04 एम्पियर। ओके, देन उसके बाद पूछा गया था पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कैसे कर सकते हैं, आई नॉट इज़ आई आर एम एस टाइम्स वॉट, √2। तो अगर मैं यहाँ पे आई आर एम एस देखूँ तो दैट इज़ 1.04 एंड √2 का वैल्यू इज़ 1.414। तो ये जो है ये आ जाएगा 1.47 एम्पियर, लाइक दैट। उसके बाद पूछा है इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, ओके, फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर देंगे तो व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसीलिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट विल बिकम हाफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ। और करंट की अगर मैं बात करूं तो क्या करंट जो है वो तो हमारा अगर देखा जाए तो करंट हम कैसे निकालते हैं, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी। और अगर एक्स सी मेरा हाफ हो रहा है तो दैट मीन्स माई करंट जो होगा दैट विल बिकम जस्ट डबल। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से ये चीज़ हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ following readings were obtained in the experiment to determine self-inductance of a coil. Okay, if frequency of AC is 50 Hertz, what is the value of self-inductance? और कुछ भी हमें नहीं दे रखा है, बस ये रीडिंग दे रखी है DC पार्ट AC पार्ट करके, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बता दो कि इंडक्टेंस का जो वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और बस हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो गिवन है। सबसे पहली चीज़, ये जो डीसी पार्ट और एसी पार्ट की रीडिंग्स दे रखी हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं। अगर डीसी पार्ट की रीडिंग है तो हमें पता है कि डीसी में जो है हम डीसी वाली वैल्यू से रेजिस्टेंस का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली रीडिंग के लिए अगर मैं डीसी पार्ट से कैलकुलेशन करना शुरू करूं तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालती हूँ फर्स्ट रीडिंग के लिए तो दैट इज़ V1 अपॉन I1 एंड ये होगा 0.5 अपॉन 0.1 विच इज़ नथिंग बट व्हाट, हाउ मच, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 5 ओम, है ना। उसके बाद बोला है सेकेंड रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग में वी हैव V2 एज 0.6 एंड I2 एज 0.12। डाल दो ये वैल्यूज़ 0.6 और फिर उसके बाद ये 0.12। तो अगैन इसमें भी आप अगर देखोगे तो यू विल गेट इट टू बी 5 ओनली। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं रेजिस्टेंस की। ओवरऑल अगर आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप बस इनका एवरेज निकाल लो। तो एवरेज जो होगा दैट इज़ R1 प्लस R2/2, आर एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एवरेज भी हमारा अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों सेम ही है, तो एवरेज भी हमारा सेम ही आ जाएगा विच इज़ 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया है रेजिस्टेंस। नाउ अगर आप एसी पार्ट की रीडिंग को देखो तो एसी पार्ट की रीडिंग से आपको मिल सकता है इम्पिडेंस। ठीक, डीसी पार्ट से हमें मिला रेजिस्टेंस और एसी पार्ट से हमें मिलेगा क्या, इम्पिडेंस। तो एसी पार्ट के लिए हम ज़रा कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो रीडिंग्स हैं वो कुछ ऐसी दे रखी हैं। तो मुझे पहले पार्ट के लिए अगर इम्पिडेंस निकालना होगा तो दैट इज़ V1 अपॉन I1। तो V1 इज़ हाउ मच 1 एंड I इज़ हाउ मच 0.1, तो ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक, उसी तरह से अगर मैं देखूं सेकंड पार्ट के लिए तो सेकंड पार्ट के लिए अगर आप इम्पिडेंस निकालेंगे तो दैट इज़ V2 अपॉन I2 एंड दैट विल बी
1.6 डिवाइडेड बाय 0.16, तो इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट इट तो अगेन यहाँ पे आपको जो है वो 10 ओम मिल जाएगा। और अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इट विल बी Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट, दोनों सेम है तो आपके पास 10 ओम ही आएगा। ठीक, अब देखो अगर मैं याद दिलाऊं तो यहाँ पे मेरे पास सर्किट में कुछ जिक्र नहीं था, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने बोला था। एसी वाले पार्ट से मैंने इम्पिडेंस निकाल लिया, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का और इंडक्टिव रिएक्टेंस का, और डीसी वाले पार्ट से मुझे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ सर्किट में कहीं पे भी कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर की बात ही नहीं की गई है और कोई वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेजिस्टर है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इफ़ आई जस्ट रिमाइंड यू, तो जो फॉर्मूला होता था इम्पिडेंस का, दैट वाज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्सी नहीं है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू निकालूंगी तो दैट विल बी अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। और अगर मैं एक्सएल की बात करती हूँ तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 2 पाई एफ इंटू एल इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं L निकालूंगी तो दैट विल बी अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Z का जो वैल्यू है वो 10 है, 100 कर दिया मैंने। R का जो वैल्यू है दैट वाज 5, एवरेज वैल्यू 5 आ रहा था तो 25 डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 पाई है और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, आई गेस 50 हर्ट्ज़ दे रखी थी, यस 50 हर्ट्ज़ है तो ये मैंने 50 हर्ट्ज़ डाल दिया। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरा, तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय 314, इस तरह से ये आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर, तो L का वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा अराउंड 0.0276 हेनरी। इस तरह से जो है वो आपको इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, इंडक्टर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X. A current of 0.25 ampere flows which lags behind the applied voltage by pi by 2 radian. If the same voltage is applied across another device Y, the same current flows but now it is in phase with the applied voltage. Name the devices X and Y. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो X डिवाइस जो है वो ऐसा है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे करंट जो है, जो करंट है इट इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो X में अगर करंट जो है वो लैग कर रहा है बिहाइंड द EMF या बिहाइंड द वोल्टेज, तो वहाँ पे वो भी पाई बाई 2 रेडियन से, तो ऐसा सिचुएशन तो हमने देखा था इंडक्टर के केस में, तो हमारा जो X है दैट मस्ट बी एन इंडक्टर, सही है। उसके बाद बोला है Y में सेम करंट फ्लो करता है बट इट इज़ इन फेज, और इन फेज की जब भी बात आएगी कि करंट इज़ इन फेज विद द वोल्टेज किसी ऐसी डिवाइस में, तो वो डिवाइस जो है मस्ट बी रेजिस्टर। ठीक है, तो X इज़ एन इंडक्टर एंड Y इज़ अ रेजिस्टर। चलिए उसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ओके व्हेन द सेम वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो अगर यही सेम वोल्टेज हम लोग, मतलब 220 वोल्ट का ही वोल्टेज अगर हम लोग X और Y को सीरीज़ में डाल के देते हैं तो करंट का वैल्यू कितना होगा। तो बिफोर दैट मुझे सबसे पहले तो मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए और साथ ही साथ मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालती हूँ XL, तो यहाँ पे ERMS कितना था मेरा, ERMS और साथ ही साथ IRMS दे रखा था ना, तो ERMS तो मेरा था 220 वोल्ट
और करंट एक दफ़ा देख लेते हैं, करंट कितनी दे रखी थी 0.25 एम्पियर। ओके, तो करंट दे रखी है 0.25 एम्पियर, इस तरह से ये दे रखा था। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेल का वैल्यू निकल कर आएगा 880 ओम के अराउंड। ठीक है, उसके बाद जब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगी तो रेजिस्टेंस इज़ अगैन नथिंग बट V अपॉन आई ओनली। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वैल्यूज़ तो देखो सेम ही है, तो 220 ही है और करंट भी सेम ही बताया है, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा 880 ओम। ठीक है, अब हमसे ये कहा है करंट का वैल्यू निकालो जब ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले जब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो बनेगा इम्पिडेंस, तो √R² प्लस XL², और अगर आप वैल्यूज़ को डालें तो हमें पता है कि 880 दोनों बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं लिखूँगी, और अगर मैं चाहूँ तो मैं 880 को फिर ऐसे बाहर ले सकती हूँ और अंदर सिर्फ √2 आ जाएगा, है ना। इस तरह से जो है ये मेरा Z का वैल्यू आ जाएगा। Z का वैल्यू एक बार मेरे पास आ गया तो अभी मुझे करंट बतानी है, तो IRMS इज़ ERMS डिवाइडेड बाय Z। तो ERMS कितना दे रखा था हमें, ERMS वाज 220 वोल्ट। यस, ERMS वाज 220 वोल्ट, और Z हमने निकाला है 880 टाइम्स √2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो IRMS हमें कुछ मिल जाएगा 1/4 √2 एम्पियर। आपका मन है तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज़ यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो फील फ्री टू आस्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।